नमस्ते एवरीवन। बीपीएसजी 171 आपदा प्रबंधन ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा और ये बीएजी थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है। बीपीएसजी 171 आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये किताब बहुत ही शानदार किताब है। इसका थोड़ा सा अपन नेचर समझ लेते हैं, कितने इसमें चैप्टर रहेंगे और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इसके अंदर टोटल अगर बात करें कि कितने चैप्टर्स हैं, टोटल इसके अंदर 15 चैप्टर हैं। ठीक है, 15 चैप्टर को मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा और यूट्यूब पे इसकी प्लेलिस्ट हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, तो आज तो अपन यूनिट नंबर 1 देखेंगे। यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। आपदा का अर्थ और आपदा का वर्गीकरण पहली यूनिट देखेंगे। तो बहुत बढ़िया किताब है, इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, तो इसमें जितने भी टीचर्स का योगदान रहा है इस किताब को शानदार बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए, उन सभी का धन्यवाद। ठीक है, ताकि हम लोग हैं वो पढ़ पा रहे हैं आज आपदा प्रबंधन। ठीक है, जो कि बीपीएसजी 171 इसका कोड है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात यह है कि अपन पहला यूनिट देखेंगे। इसके अंदर पहला यूनिट का नाम है आपका आपदा का अर्थ तथा इसका वर्गीकरण, कितनी तरह की आपदाएं होती हैं। तो यूनिट नंबर 1 जिसका नाम रहेगा आपदा का अर्थ, आपदा का अर्थ तथा वर्गीकरण, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं और मानव जनित आपदाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपन आपदा किसको कहते हैं, ठीक है, आपदा का अर्थ पढ़ेंगे, विभिन्न परिभाषाएं इसके अंदर देखेंगे, है ना। और इसके बाद में प्रभाव पढ़ेंगे अपन, आपदा के कारण क्या क्या प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है पर्यावरण पर तथा जो जीव जगत है उस पर प्रभाव देखेंगे। फिर आपदा के कुछ पहलू होते हैं। ठीक है, कुछ सकारात्मक पहलू होते हैं और कुछ नकारात्मक पहलू होते हैं, उनको भी देखेंगे। और फिर आपदाओं का प्रकार देखेंगे, आपदाओं का प्रकार, कितने तरह की आपदाएं होती हैं वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली जो आपदा होती है जल व जलवायु संबंधित, जल व जलवायु संबंधित आपदाएं, जल व जलवायु संबंधित आपदाएं, ये पहले टाइप की आपदा होती है। दूसरी प्रकार की बताऊं तो भौगोलिक संबंधित आपदाएं, जैसे कि जो लैंड स्लाइडिंग होती है, भूस्खलन होता है, ठीक है, वो आपकी भौगोलिक संबंधित आपदाएं के अंतर्गत आती है। भौगोलिक संबंधित आपदाएं, है ना। ये जब वीडियो बन जाएगी तब आपको एक बार उसको देखना है ताकि सब कुछ है अपने को बहुत अच्छे से याद हो जाए। ये गांठ बना करके रखो कि अपने को इस वीडियो को वापस से देखना है, राइट। रासायनिक औद्योगिक, तीसरे टाइप की आपदा होती है रासायनिक औद्योगिक, रासायनिक औद्योगिक एवं परमाणविक आपदाएं। जैसे कि दोस्तों जो यूक्रेन का शहर था चेर्नोबिल, ठीक है, उसके अंदर एक आपदा हुई थी, परमाणविक आपदा हुई थी, जिसके कारण से यूरोप का बहुत ज्यादा हिस्सा, ठीक है, और यूक्रेन के आसपास के जो देश थे वो प्रभावित हुए थे। खुद यूक्रेन भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था इसमें परमाणुक आपदा में। और चौथे टाइप की है दुर्घटना संबंधित आपदा, जैसे कि ट्रेन का एक्सीडेंट होना, ठीक है, और मोटर गाड़ी का एक्सीडेंट होना, जहाज का पलट जाना, ये सब दुर्घटना संबंधित आपदाएं होती हैं। पांचवा जो है रहेगा जैविक आपदाएं, जैविक आपदाएं, ये आप सबसे पहले याद करो। इतने तरह की आपदाएं होती हैं, कौन कौन सी एक बार मैं रीड कर देता हूं। जल व जलवायु संबंधित आपदाएं, इसके अंदर चक्रवात, ठीक है, तूफान वगैरह ये सब आते हैं। भौगोलिक आपदाएं संबंधित आपदाएं और रासायनिक औद्योगिक एवं परमाणुक आपदाएं। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो अपन इस कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। भोपाल गैस कांड वो रासायनिक औद्योगिक एक आपदा थी, ठीक है, जिसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है वो प्लांट से निकल गई थी और रातों रात हजारों लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटना संबंधित इसमें हम रेल से, जहाज से, ठीक है, और जो हवाई जहाज होती है एरोप्लेन का कभी क्रैश हो जाता है, हेलीकॉप्टर
क्रैश हो जाते हैं, तो वो सब घटनाएं दुर्घटना संबंधित आपदाओं के अंतर्गत आती हैं। पांचवी जो आपदा होती है वो जैविक आपदा होती है। ये पहले प्रकार का वर्गीकरण था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रकार के वर्गीकरण में। दो तरह की और आपदाएं होती हैं। दूसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है इसको मैं बी नाम दे देता हूं। दो तरह की आपदाएं होती हैं। एक तो वो आपदाएं जो प्रकृति की तरफ से आती हैं, ठीक है, जैसे कि भूकंप, जैसे कि बाढ़, ठीक है, अकाल, सूखा, हिमस्खलन, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात, ये सब कौन सी आपदाएं होती हैं? ये सब आपदाएं आपकी प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आती हैं। प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। देखो दूसरे प्रकार के वर्गीकरण में अपन दो प्रकार की और आपदाएं देखते हैं, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं, और फिर मानव निर्मित आपदाएं, जैसे कि जो भोपाल गैस कांड हुआ था वो मानव निर्मित आपदा का एक उदाहरण था, ठीक है। और जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, और जो भी कुछ महामारी फैलती है वो मानव निर्मित आपदाओं में आती है, राइट। ये हो गया दूसरा तरह की आपदा। तीसरे टाइप की और आपदा होती है जिसको अपन कहेंगे आपदाओं का अल्प वर्गीकरण। आपदाओं का अल्प वर्गीकरण, ठीक है। इसके अंदर किस तरह की आपदा आ जाएगी, जैसे कि एक स्थान पर सूखा पड़ गया। अब जहां पर सूखा पड़ता है ना, वहां पर जानवरों के लिए चारा भी खत्म हो जाता है और इंसान के लिए कोई रोजगार भी नहीं बचता है। तो वो जो इंसान है किसी गांव के अंदर, जैसे कि 10,000 की जनसंख्या, वहां पर सूखा अकाल पड़ गया, तब वहां के जो लोग हैं वो शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो उस शहर के अंदर काफी ज्यादा तादाद है इंसानों की, वो बढ़ जाती है, तो एक शहर के संसाधनों पर दबाव पड़ता है। ये भी एक तरह की आपदा ही होती है, ठीक है। इसके अंदर सांप्रदायिक आपदा भी आ जाती है आपदाओं के अल्प वर्गीकरण के अंदर। तो तीन तरह की आपदाएं हमने देखी। पहली प्रकार की जो आपदाओं का वर्गीकरण था उसमें 5 पॉइंट थे। जल व जलवायु संबंधित आपदाएं, फिर दूसरा पॉइंट था भौगोलिक संबंधी आपदाएं, तीसरा था रासायनिक, औद्योगिक एवं परमाणुक आपदाएं, चौथा टाइप था दुर्घटना संबंधित आपदाएं, पांचवा टाइप था पहले वर्गीकरण में जैविक आपदाएं। फिर हमने दूसरा प्रकार का क्लासिफिकेशन अथवा वर्गीकरण देखा जिसके अंदर प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं ये देखा। फिर तीसरा टाइप हमने देखा आपदाओं का अल्प वर्गीकरण। इसके अंदर मतलब जब किसी शहर की जो जनसंख्या वो स्थापित हो जाती है, चली जाती है दूसरी जगह, तो उस जगह के संसाधन पर काफी ज्यादा दबाव पड़ता है। और दूसरा उदाहरण मैंने आपको सांप्रदायिक घटना बता दी, उसके अंदर भी लोगों को काफी ज्यादा विस्थापन होता है, उसके अंदर भी काफी ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है, शहर के संसाधनों का। तो ये तीन टाइप के वर्गीकरण अपने को याद रखना है। तो देखो आपदा का अर्थ और देखो आपदाएं हैं वो बहुत सालों से आती रही है। जब से इंसान का इतिहास चालू हुआ, जब से पृथ्वी बनी है, तब से आपदाएं आती रही है। जैसे कि भूकंप आते रहे, चक्रवात आते रहे, ज्वालामुखी विस्फोट आता रहा है, सुनामी और दावानल। दावानल क्या होता है? फॉरेस्ट फायर, जंगलों के अंदर आग लग जाना, उसको क्या कहते हैं हिंदी के अंदर? दावानल कहते हैं, फॉरेस्ट फायर कहते हैं। बाढ़ आती रही है, भूस्खलन, जैसे कि जमीन कहीं पे धंस गई, गहरा सा गड्ढा बन गया, वो भूस्खलन कहलाता है, ठीक है। और कई बार जो पहाड़ी इलाके होते हैं उसके अंदर भी पहाड़ से काफी ज्यादा पत्थर है वो और काफी ज्यादा मिट्टी है पहाड़ की, वो नीचे की तरफ आने लगती है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो घटना भी भूस्खलन कहलाती है। और सूखा, ये घटनाएं दोस्तों काफी लाखों साले से चले आ रही हैं और आज भी हम इन समस्याओं से रूबरू होते हैं। तो इनके कारण से काफी जान माल का नुकसान होता है। कुछ समस्याओं से इंसान निपटना सीख गया, जैसे कि भूकंप, मतलब भूकंप जहां पर भी आता है, ठीक है, तो उस देश का जो मौसम विज्ञान संस्थान होता है वो पहले ही बता देता है कि भूकंप आने वाला है। अब आपदा को रोका तो नहीं जा सकता लेकिन तैयारी जरूर की जा सकती है। तो पहले जैसे कि मैं 100 साल पहले बात करूं कि बहुत ज्यादा जाने भी चली जाती थी और काफी ज्यादा नुकसान भी होता था शहरों में। लेकिन आजकल जो सूचना तंत्र प्रणाली है, ठीक है, उसका काफी ज्यादा विकास हुआ है, नई नई मशीनें आ गई हैं मौसम विज्ञान संस्थानों के अंदर, जो कि इंसानों को पहले ही आगाह कर देती है कि चक्रवात आने वाला है, कृपया करके अपने जो घर हैं उनसे बाहर जाकर आप किसी दूसरे आशियाने की तरफ चले जाएं, ठीक है। तो इस तरह से आजकल मतलब
नुकसान काफी कम होता है। लेकिन दोस्तों, बाढ़, भूकंप, चक्रवात अभी भी बने हुए, इन समस्याओं को अपन पूरी तरह से अभी सोल्व नहीं कर पाए हैं। अब आपदा का अर्थ समझ लेते हैं। आपदा को इंग्लिश के अंदर कहते हैं डिजास्टर। तो डिजास्टर शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रांस की भाषा फ्रेंच, ठीक है, उसका एक शब्द है। दो शब्दों से मिलकर के डिजास्टर बना हुआ है, डीईएस प्लस ASTRA। डीईएस का मतलब क्या होता है? बुरा। डीईएस का मतलब होता है बुरा, ओके। डीएस का मतलब बुरा, और एस्टर का मतलब होता है स्टार। देखो पहले इंसान क्या मानता था, देखो स्टार का मतलब क्या है। पहले अगर कोई भूकंप आता था, या फिर जंगलों के अंदर आग लग जाती थी, या फिर सूखा अकाल कहीं पे पड़ गया, तो इंसान समझता था जरूर ये किसी ग्रह की विपरीत चाल के कारण हुआ होगा। पहले इंसान ऐसी कल्पना किया करता था। तो वहीं से डिजास्टर शब्द आया है, यानी कि जो तारे होते हैं उनके स्थिति में परिवर्तन के कारण आपदाएं आती थी, ऐसा इंसान का मानना था। तो वहीं से इस शब्द का उद्भव हुआ है डिजास्टर का, ठीक है। परिभाषा जान लीजिए। देखो, आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत सरकार का 2005 में एक अधिनियम बनाया गया था, आपदा प्रबंधन अधिनियम। तो इसके अनुसार आपदा की क्या परिभाषा है? आपदा का अर्थ किसी क्षेत्र में मानव निर्मित या प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हुई तबाही, दुर्घटना अथवा लापरवाही से है। ये कारण मनुष्य के जीवन की हानि से संबंधित नुकसान तथा पर्यावरण और प्राकृतिक नुकसान को जन्म देते हैं, ठीक है। ये परिभाषा आप याद रख सकते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा का मतलब होता है कि प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हुई तबाही, दुर्घटना, लापरवाही जिसके कारण से मनुष्यों की हानि होती है, ठीक है, जान माल की काफी नुकसान होता है, पर्यावरण को भी काफी क्षति पहुंचती है, ठीक है। एक और परिभाषा याद कर सकते हैं इसके अंदर, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समाज, ठीक है। ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है ये पूरी दुनिया भर में फैली हुई है। तो इस रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से क्या परिभाषा दी गई है आपदा की, वो देखते हैं। आपदा अचानक घटित हुई एक ऐसी घटना है जो गंभीर तौर पर समाज और समुदाय की कार्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाती है, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय क्षति का कारण पहुंचती है। ये घटनाएं सामाजिक और समुदाय की संसाधनों का प्रयोग करने की क्षमता के परे होती है, ठीक है। और आपदा तब घटित होती है जब विपदा संवेदनशील लोगों को प्रभावित करती है, ठीक है। देखो, रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार परिभाषा इतनी ही है कि आपदा अचानक घटित हुई ऐसी घटना है जो समाज को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचाती है, जिसके अंदर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षति होती है, ठीक है। बस इतना लिखा हुआ है अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समाज के अनुसार। तो आप कोई सी भी परिभाषा इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। दो परिभाषाएं हो गई, रेड क्रॉस समाज की और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार। अब देखो प्रभाव समझ लेते हैं, कौन कौन से प्रभाव आपदा के कारण होते हैं, ठीक है। पहला है जीवन के समान चक्र में गिरावट। अब देखो, जीवन मतलब एक निश्चित गति से चलता रहता है, ठीक है। जैसे कि हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं, आजीविका के लिए बाहर जाते हैं, ठीक है, और हमारे पास में घर होता है, वहां पर फिर हम और भी सामाजिक क्रियाएं करते हैं, सामाजिक रिश्ते होते हैं। तो देखो, कोई आपदा आती है तो इन सब में प्रभाव पड़ता है। फिर दूसरा प्रभाव है जान माल की क्षति, बिल्कुल। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक संरचना पर प्रतिगामी प्रभाव। प्रतिगामी का मतलब होता है उल्टा। तो देखो, किसी भी देश के अंदर कोई अगर डिजास्टर आता है तो वहां पर काफी ज्यादा तबाही होती है, जैसे कि काफी ज्यादा बिल्डिंग्स है, जैसे कि भूकंप आता है तो बिल्डिंग्स गिर जाती है, ठीक है। उन बिल्डिंग्स को वापस से बनाने के लिए काफी ज्यादा पैसा चाहिए, तो सरकार का ही पैसा खर्च होता है, और समाज में भी अस्त व्यवस्था की स्थिति फैल जाती है। चौथा प्रभाव है सामाजिक आवश्यकताओं, आवास, भोजन और चिकित्सकीय सहायता में विघटन। अब देखो, जब अब जैसे कि बाढ़ आ गई, ठीक है, तो बाढ़ के कारण से लोगों को भोजन नहीं मिल पाता, चिकित्सकीय सहायता भी नहीं मिल पाती है, और आवास भी नहीं मिल पाता है। जैसे कि बाढ़ के आने से बांग्लादेश के अंदर कहा जाता है कि अगर दुनिया के अंदर 3 लोग बाढ़ के कारण से खत्म होते हैं, तो बांग्लादेश में 2 लोग खत्म होते हैं। 2/3 जो मौतें हैं बांग्लादेश के अंदर वो बाढ़ से होती है, ठीक है। और भारत में भी काफी ज्यादा तबाही लाती है बाढ़, जैसे कि असम, इन इलाकों में, बिहार, यहाँ पर बाढ़ काफी आती है, तो वहां पर काफी ज्यादा जो घर हैं वो ढह जाते हैं, तो लोगों को आवास, भोजन और चिकित्सा की सहायता में कमी मिल। देखो, पांचवा कारण क्या है, मनोवैज्ञानिक आघात। आघात क्या होता है? ट्रोमा होता है। तो अगर किसी इंसान का घर टूट जाए
तो उसको काफी ज्यादा मतलब ऐसे ट्रोमा सा लग जाता है कि यार घर टूट गए हैं, तबाह हो गया है सब कुछ, है ना। तो इंसान को सदमा लग जाता है, उसी को कहते हैं मनोवैज्ञानिक आघात, साइकोलॉजिकल ट्रोमा। ओके। और छठवां नुकसान होता है आजीविका की हानि। अब देखो कोई व्यक्ति रोजगार जाता है, ठीक है, अपने ऑफिस या काम धंधे में लगा हुआ है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, तो काम धंधा तो छोड़ो, मतलब जीवन ही खतरे में पड़ जाता है। तो इंसान के सामने एक आजीविका कमाने की भी दिक्कत आ जाती है। फिर नेक्स्ट रहेगा संचार यातायात आधारभूत संरचना में विघटन। अब देखो जहां पर बाढ़ भूकंप ये सब कुछ आते हैं, वहां पर जो इंटरनेट की लाइनें हैं वो टूट जाती हैं, और जो टेलीफोन लाइनें वो भी टूट जाती हैं, और जो सड़कें होती हैं वह भी, उनमें भी क्षति आ जाती है। तो जो आधारभूत संरचना है वो नष्ट हो जाती है। फिर कानून एवं व्यवस्था की समस्याएं, ठीक है, सब लोगों को कानून नहीं मिल पाता है क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, ठीक है, आने जाने की भी दिक्कत रहती है, तो कानूनी जो समस्याएं होती है वो लोगों के सामने आती हैं। फिर महामारी कब है, जैसे कि किसी इलाके के अंदर बाढ़ आ गई, काफी सारे लोग मर गए, ठीक है, लाशें जमीन के ऊपर रखी हुई हैं, तो दोस्तों कुछ समय बाद में उस इलाके में और तरह की बीमारियां जन्म ले सकती हैं, ठीक है। तो महामारी भी फैल जाती है, जैसे कि कोविड-19 ये एक महामारी का एक रूप है जिसने दुनिया भर के इलाकों को प्रभावित किया है। ओके। और फिर है प्रव्रजन। प्रव्रजन का मतलब होता है कि मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना, तो इंसान लंबे समय, ठीक है, तो ये सारे प्रभाव अपने को याद रखने हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं अपन। अब देखो किसी भी आपदा के नकारात्मक पहलू और सकारात्मक पहलू होते हैं, तो उनको देख लेते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक पहलू। नकारात्मक पहलू के अंदर क्या क्या आता है, क्षति आती है, जैसे कि जान माल की क्षति। फिर व्यवधान आता है, इंटरप्शन, जैसे कि इंटरनेट की लाइनें कट हो जाती हैं, फोन की लाइनें कट हो जाती हैं, परिवहन के साधन रुक जाते हैं क्योंकि सड़कें टूट जाती हैं। फिर है शिविरी, तीव्र। तो नकारात्मक प्रभाव में मतलब कोई भी जो बीमारी है बहुत तेजी के साथ में फैलती है। फिर प्रतिरोधी, ठीक है, फिर विपत्ति, फिर आघात, ट्रोमा, फिर आपातकालीन और जोखिम, ये सब नकारात्मक पहलू होते हैं। सकारात्मक पहलू में विकास आ जाएगा और इनोवेशन आ जाएगा, सहभाजन यानी कि शेयरिंग, अवेयरनेस, आत्मनिर्भरता, रूपांतरण और शिक्षा, स्थिति व्यापक, स्थिति स्थापक यानी कि रेजिलियंस। देखो सकारात्मक पहलू से क्या मतलब है। अब देखो जैसे कि किसी देश में काफी ज्यादा भूकंप वगैरह आते हैं, जैसे कि जापान है, ये जो टापू वाले देश है, यहाँ पर काफी ज्यादा भूकंप आते हैं। तो जापान जैसे देशों ने प्राकृतिक आपदाओं को सहने के लिए समय के साथ में अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको विकसित कर लिया है, अपने देश के लोगों को काफी कुछ सिखा दिया है। उस देश के लोग जागरूक रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, आत्मनिर्भर रहते हैं और उनके पास में शिक्षा है, ठीक है, और उसी हिसाब से उस देश में जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाई जाती हैं। तो ये सकारात्मक पहलू होते हैं किसी भी आपदाओं के। अब आपदाओं के प्रकार देख लीजिए कौन कौन से आपदाओं के प्रकार हैं। जल और जलवायु संबंधित आपदाएं, बाढ़, चक्रवात, बवंडर और तूफान, ठीक है, जैसे कि जिसको आप टोर्नेडो कहते हैं जो कि अमेरिका के अंदर आते हैं, और हुरिकेन। इनका मतलब भी मैं बताऊंगा कि टोर्नेडो कहां पे आते हैं, हुरिकेन कहां पे आते हैं और इनका नामकरण कैसे किया जाता है, ठीक है, वो सब बताऊंगा। ओलावृष्टि, जिसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं हेल स्टॉर्म, बादल फटना, उष्म लहर और शीतलहर। उष्म लहर का मतलब क्या, जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अंदर मतलब जो ग्रीष्म ऋतु है, जो समर है, उसमें काफी ज्यादा लू चलती है, लोग प्रभावित होते हैं, काफी लोगों की मौतें भी हो जाती है, ठीक है। तो हीट वेव अथवा उष्म लहर एक ही बात है। शीत लहर, जैसे कि काफी ज्यादा ठंड के दिनों में काफी ज्यादा शीत लहर चलती है, जानवर और इंसान प्रभावित होते हैं। फिर सूखा, हिमस्खलन, समुद्री कटाव, गर्जन और आकाशीय बिजली, ठीक है। अब देखो आकाशीय बिजली गिरने से भी गांव देहात वाले इलाकों में भी काफी ज्यादा जानवरों को, इंसानों की मौतें हो जाती हैं, ठीक है, बादल टकराते हैं, बिजली गिरती है। अब देखो जिस घरों के ऊपर तड़ित चालक लगा रहता है, तड़ित चालक का मतलब समझते हो कि मतलब ऐसी एक त्रिशूल सी लगी हुई होती है ना, घरों के अंदर। उस त्रिशूल का, उस मतलब लोहे के टुकड़े का क्या मतलब है वहां पर, जैसे ही बिजली आई तो बिजली को जमीन में जाने के लिए एक जगह चाहिए होती है। तो लोग आजकल अपने घरों के ऊपर एक एंटीना सा, एक तार रूपी एक जो
लोहे का सरिया होता है उसको लगा के रखते हैं ताकि बिजली अगर उनके घर पे पड़े तो वो जमीन के अंदर चली जाए। तड़ित चालक न होने की स्थिति में पूरा घर बर्बाद हो सकता है। ठीक है। सुनामी, फिर भौगोलिक संबंधी आपदाएं। तो इसके अंदर अपन कौन कौन सी आपदाएं देखेंगे? भौगोलिक संबंधी आपदाओं के अंदर भूस्खलन एवं कीचड़ घसना, फिर भूकंप, फिर बांध फटना या टूटना, ये सब भौगोलिक संबंधित आपदाएं हैं। फिर तीसरे टाइप की आपदा रासायनिक, औद्योगिक एवं परमाणुक आपदाएं। इसके अंदर रासायनिक और औद्योगिक आपदाएं, परमाणुक आपदाएं, ठीक है, ये सब होती हैं। जैसे कि यूक्रेन का जो चर्नोबिल शहर था वहां पर परमाणुक आपदा आई थी। दुर्घटना संबंधित आपदा, तो दावानल जैसे जंगलों के अंदर आग लग जाना, शहरों के अंदर आग लग जाना, माइंस में आग लग जाना, ठीक है, जैसे कि तांबे की खाने हैं, जिंक की खाने हैं, एल्यूमिनियम की खाने, कई बार आग लग जाती है, काफी ज्यादा लोगों की मौतें हो जाती हैं। तेल रिसाव, ऑयल स्प्लिस, जैसे कि समुद्र के अंदर कोई जहाज चल रहा है, ठीक है, वो जहाज डूब गया और उस जहाज में काफी सारा तेल था, है ना। जैसे कि जो कच्चा तेल है वो दूसरे देशों से, समुद्र के रास्ते से दूसरे देशों में पहुंचता है, तो कई बार जो जहाज होता है, समुद्री जहाज, वो डूब जाता है, उसके अंदर जो तेल होता है वो भी बिखर जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है, मैराइन इकोसिस्टम, उसमें लॉस होता है। ठीक है, जानवर मर जाएंगे, वहां के छोटे छोटे पेड़ पौधे वो भी, मछलियां वगैरह सब मर जाएगा। तो तेल रिसाव भी दुर्घटना संबंधित आपदा होती है। बड़ी इमारतों का ढहना, क्रमवार बम विस्फोट, सीरियल बम ब्लास्ट, जैसे कि जो आतंकवादी हैं वो सिलसिलेवार बम विस्फोट करते हैं, तो जिसके कारण से काफी ज्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, तो वो भी आपदा है। पर्वत संबंधित आपदाएं, अब देखो त्योहारों के अंदर भी काफी ज्यादा आपदाएं हो जाती है, जैसे कि कहीं पर आग लग जाना, ठीक है, कहीं पर कोई लड़ाई दंगा हो जाना, तो वो पर्व संबंधित आपदाओं के अंदर आता है। फिर है विद्युत संबंधित आपदाएं एवं आग, जैसे कि बिजली के तार है वो किसी गाड़ी पे गिर गए, ठीक है, या फिर बिजली की जो हाई टेंशन वाली लाइट होती है जिसके अंदर काफी ज्यादा वोल्टेज होता है, तो अगर वो जमीन पे गिर जाती है, अथवा किसी घर पे गिर जाती है, अथवा किसी गाड़ी अथवा किसी मनुष्य पे गिर जाती है, तो उनकी जानें ले लेती है। नाव पलटना ये भी आपदा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगना, ये सब दुर्घटना संबंधित आपदाओं के अंदर आ जाएंगे। पांचवी टाइप की आपदा जैविक आपदा, तो जैविक खतरे, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, महामारी, कीटों का हमला, जैसे कि दोस्तों टिड्डी का हमला अक्सर होता रहता है, जैसे कि आज से कुछ सालों पहले, ठीक है, भारत के उत्तर और पश्चिमी दिशा से टिड्डियां आई थी जिसने राजस्थान, हरियाणा आदि जगहों पर फसलें तबाह की थी, तो यह कीटों का हमला भी जैविक आपदा में माना जाता है। ठीक है, मवेशी महामारी, जैसे कि दोस्तों मतलब राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले एक लंपी वायरस चला था। अगर न्यूज पढ़ते हो, लंपी वायरस क्या था दोस्तों? ये गायों को काफी ज्यादा प्रभावित किया था, काफी सारी गायें हैं उनकी मौत लंपी वायरस से हो गई थी। तो मवेशी महामारी ये भी जैविक आपदा है। विषाक्त भोजन, जिसको आप फूड पॉइजनिंग कहते हो, जो मतलब काफी दिनों का होता है या जिसके अंदर खराब मसाले, पुराने मसाले, ठीक है, यूज किए गए, तो उनको खा करके कई बार उल्टी, बदहजमी, ये सब समस्याएं आ जाती हैं। तो 5 टाइप की आपदाएं होती हैं। आपदाओं का दूसरा वर्गीकरण, प्राकृतिक आपदा, ठीक है, इसके अंदर भूकंप। तो भूकंप को एक बार पढ़ के देखो। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, अर्थक्वेक कहते हैं इंग्लिश में। तो भूकंप में पृथ्वी की जो आंतरिक चट्टानें हैं या आंतरिक परतें वो खिसकने लगती हैं, एक दूसरे के ऊपर परतें आ जाती है, उसके कारण से भूकंप आता है, जमीन हिलने लगती है, जिससे कि जान माल का काफी ज्यादा नुकसान होता है, जमीन में कंपन होता है, जमीन के अंदर दरार हो जाती है, जिससे कि जो इमारतें, जो बिल्डिंग्स होती हैं वो गिर जाती हैं। ठीक है, और पृथ्वी की जो आंतरिक प्लेटें होती हैं उनके कारण से भूकंप पैदा होते हैं। दोस्तों भूकंप भूकंप आने से दोस्तों कई बार सुनामी भी आ जाती है। अब देखो, जैसे कि समुद्र के आसपास के इलाके में भूकंप आया, तो जो समुद्र की जो लहरें होती हैं वो काफी तेजी के साथ में तटों की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं और वहां पर तबाही लाती हैं। तो भूकंप के कारण दोस्तों भूस्खलन हो सकता है, ज्वारी लहर आ सकती है, सुनामी आ सकता है। भूकंप का मापन किस पैमाने पर करते हैं? रिक्टर पैमाने पर, ध्यान रखना। और दोस्तों अगर उस पैमाने पर भूकंप 6 रिक्टर से ज्यादा आया तो वो खतरनाक तबाही लाता है, काफी ज्यादा मौतें होती हैं। ठीक है, अब देखो भूकंप का पूर्व अनुमान करना संभव नहीं है, ये तो बस एक अचानक हुई दुर्घटना है। अपन बस क्षेत्र में बांट सकते, जैसे कि भारत को 5 भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के अंदर बांटा गया है, तो मतलब सरकारें पहले से तैयार होती हैं लोगों को
जागरूकता संबंधी निर्देश देती रहती है कि भूकंप अगर आए तो आप ये बचाव के तरीके अपना सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से भी समय समय पर गाइडलाइंस जारी की जाती है। ठीक है, तो अभी तक तो भूकंप को रोक पाना इम्पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट टाइम पे अगर कुछ देखते हैं, अगर कुछ होता है तो ठीक है। तो भूकंप के कारण काफी ज्यादा नुकसान होते हैं और प्राकृतिक आपदा के अंदर इसको कैटेगराइज किया गया है। तो प्राकृतिक आपदाओं में हमने भूकंप पढ़ लिया, अब ज्वालामुखी विस्फोट पढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वोल्केनिक इरप्शंस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी साथ साथ में अपने को अच्छी करनी है। देखो, ज्वालामुखी विस्फोट में क्या होता है, एक स्थान से काफी ज्यादा जो लावा है, अब देखो पृथ्वी के अंदर काफी ज्यादा खनिज तत्व होते हैं। ठीक है, और पृथ्वी के अंदर काफी ज्यादा गैसें होती हैं, जैसे कि सल्फर होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ये सब बाहर आने लगती हैं। ठीक है, लावा में काफी ज्यादा जहरीले गैसें होती हैं और साथ में खनिज तत्व भी लावे के रूप में, पिघलता हुआ जो लावा होता है उसके रूप में बाहर आने लगती हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट में जमीन से लावा बाहर निकलता और गैसों का उत्सर्जन होता है। अगर कहीं पर ज्वालामुखी आती है तो सरकारों द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि आप कम से कम 10 किलोमीटर एरिया में मत जाइए। ठीक है, क्योंकि काफी भयंकर वहां पर एक तो गैसें उत्सर्जित होते हैं, इंसान की मौत हो जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ में उस जगह का टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है। अब देखो, ज्वालामुखी विस्फोट से क्या होता है, पहाड़ बनते हैं, जमीन थरथराती है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की आपदा होती है। जैसे कि अगर कहीं पे लावा निकल रहा है तो उस जगह के आसपास का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इंसान अगर पास में भी जाएगा तो जल भुन करके राख हो सकता है। ठीक है, और लावा तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक फैल जाता है। अब जैसे कि पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें रहती हैं वही लावे के रूप में बाहर आती हैं, तो मतलब अंगारों के रूप में काफी दूर दूर तक पत्थरों के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो पहुंच जाते हैं, इंसानों को नुकसान पहुंच जाता है। देखो, 10 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक एरिया प्रभावित हो सकता है ज्वालामुखी विस्फोट से। अपन समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक ये आपदा है। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी विस्फोट, ये दूसरी टाइप की। भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग, ये तीसरी टाइप की प्राकृतिक आपदा है। तो भूस्खलन का अर्थ क्या होता है, चट्टान के खिसकने से, जो कि गुरुत्व द्वारा नियंत्रित हो सकती है। अब देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे कि कुछ पहाड़ी राज्य हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, तो यहाँ क्या होता है, कई बार पहाड़ों से काफी ज्यादा जो मिट्टी है वो सड़कों पे आ जाती है, काफी बड़े बड़े पत्थर भी नीचे की तरफ आने लगते हैं। अब ये बड़े पत्थर नीचे क्यों आते हैं, क्योंकि एक बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि जो सेब का पेड़ होता है, सेब का पेड़ जो होता है, ठीक है, तो उसमें सेब ऊपर क्यों नहीं जाता, नीचे क्यों आता है, पत्थर आसमान में फेंका नीचे क्यों आता है, एक बल के कारण। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने उस बल का नाम गुरुत्वाकर्षण बल दिया था। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भूस्खलन कई बार होता है। तो मर्दा तेज बारिश और भूकंप के कारण आदि होते हैं, ये भारी हिमपात में भी हो सकता है। भूस्खलन को एक स्वतंत्र घटना के रूप में अनुमानित करना कठिन है, इसलिए अन्य दुर्घटनाओं जैसे कि चक्रवात, तूफान, नदी की बाढ़ से जोड़ा जाना उचित है। अब देखो, भूस्खलन एक स्वतंत्र घटना नहीं है। भूस्खलन कब आता है, जब नदियां हैं वो खतरे के निशान के ऊपर बहने लगती हैं, जब चक्रवात आता है, काफी तेज हवाएं बहती है, तूफान आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कई बार जो जमीन होती है वो खिसकने लगती है, जमीनों के अंदर गड्ढे बनने लगते हैं, पहाड़ों के जो पत्थर होते हैं वो नीचे की तरफ आने लगते हैं। तो भूस्खलन एक स्वतंत्र घटना नहीं है, अपितु अन्य घटनाओं के साथ में भूस्खलन आता है। सुनामी क्या होता है, सुनामी जापानी भाषा में इसका मतलब होता है हार्बर तरंगे। तटों के आसपास जो तरंगे आती हैं, हार्बर का मतलब होता है तट, तट के आसपास को समुद्री सिस्मिक तरंगों के नाम से जाना जाता है। अब देखो, समुद्री तरंगों को अपन सिस्मिक तरंगों के नाम से भी जानते हैं। तो गहरे महासागर में सुनामी आती है और 100 किलोमीटर या उससे अधिक तक सुनामी का प्रभाव क्षेत्र हो सकता है। सुनामी के कारण, सुनामी क्यों आती है, देखो कहीं पर अगर भूकंप आ जाता है, ठीक है, कई बार भूस्खलन हो गया, ठीक है, जो नदी अथवा समुद्र के आसपास की जो जमीन है वो खिसक गई, उसके कारण से सुनामी आता है। सुनामी में पानी की जो तरंगे होती हैं, पानी की जो लहरें होती है वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ती है। तो अपन कह सकते हैं कि ये भी एक कोई
मतलब एक स्वतंत्र घटना नहीं है, ये भूकंप और भूस्खलन के साथ में आती है। तो तटीय इलाकों में ऐसे इलाके जो समुद्र के किनारे बसे हुए, उनमें इसका प्रभाव काफी ज्यादा विनाशकारी होता है और इससे उत्पन्न हुई तरंगे, जैसे कि पानी की जो तरंग होती है वो ऐसे ही रहती है। अब देखो, नॉर्मल अगर समुद्र देखेंगे तो पानी ठहरा हुआ सा लगेगा हमें, थोड़ा थोड़ा मतलब चलता हुआ भी दिखाई देता है कई बार। लेकिन कई बार अगर भूकंप आ गए आसपास के इलाकों में, तो वही लहरें जो आपको शांत दिखाई दे रही थी, काफी तेजी के साथ में इलाकों की तरफ बढ़ती, जहां पर इंसानी तादाद में लोग रहते हैं, तो उनको प्रभावित कर सकती है। सुनामी के कारण क्या क्या हो सकता है? लोग विस्थापित हो सकते हैं, सुनामी के कारण लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो इसमें आपको दो तीन बातें याद रखनी है कि सुनामी क्यों आती है, क्योंकि कई बार भूकंप अथवा भूस्खलन की क्रियाओं से समुद्र की जो लहरें होती हैं उनमें काफी गति हो जाती है, वो काफी स्पीड से तटों की तरफ आगे बढ़ती है, यही सुनामी कहलाता है। इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है, लोग अपनी जगह को, घरों को छोड़कर दूसरे घरों में सॉरी दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। हिमस्खलन क्या आता है? इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं स्नो एवेलांची, स्नो एवेलांचीज, इसमें हिमस्खलन को। तो बर्फ या बर्फ की मात्रा का वर्णन करता है जो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण पर्वत श्रृंखलाओं से गिरने वाली हिम या बर्फ के कारण होता है। अब देखो, कई बार हमने सुना होगा कि जो लोग पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, कई लोग माउंट एवरेस्ट पर भी जाते हैं, तो काफी बर्फीले तूफान आते हैं कई बार, ठीक है, और कई बार उनकी मौतें भी वहां पर हो जाती हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट जैसी जगहों पे जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बर्फ है, वो लगातार खिसकती रहती है, कई बार बर्फीले तूफान आते हैं, काफी तेज हवाएं आती है, तो बर्फ के जो बड़े बड़े जो कण होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं और इंसान है दब जाते हैं, तो इसी को हिमस्खलन कहा जा सकता है। तो ये अक्सर उन पदार्थों को भी एकत्रित करती है जो बर्फ की सतह के नीचे होते हैं, जैसे कि मृदा और चट्टान। हिम अवशेषों को एक प्रकार की फिसलन के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है, जो कि चट्टान और मिट्टी के मिश्रण के खिसकने से पैदा होते हैं। ये अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट अथवा भूकंप के कारण होता है। कई बार ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के कारण हिमस्खलन भी होता है। हिमस्खलन को सूखा हिमस्खलन या गीला हिमस्खलन में वर्गीकृत किया जा सकता है। और देखो, अगर हिमस्खलन कहीं पे होता है, कहीं पर अगर पहाड़ों की जो बर्फ है वो नीचे की तरफ आ रही है, अगर वहां का जो स्थानीय प्रशासन है उसने देरी कर दी, तो काफी ज्यादा इससे जान माल का नुकसान हो सकता है। अब देखो, हिमस्खलन के प्रकार बता रखे हैं, अगर ये याद नहीं रहते हैं, जैसे कि सूखी बर्फ प्रत्यपन कार्यवाही हिमस्खलन, गीली बर्फ विलंब कार्यवाही हिमस्खलन और सूखी हिम विलंब कार्रवाई हिमस्खलन। ये टोटल 4 टाइप यहाँ पर। पहला टाइप सूखी बर्फ प्रत्यपन कार्यवाही हिमस्खलन, फिर दूसरा टाइप गीली बर्फ विलंब कार्यवाही हिमस्खलन, तीसरा टाइप सूखी हिम विलंब कार्यवाही हिमस्खलन, और फिर चौथा टाइप है गीली हिम प्रत्यपन कार्यवाही। ठीक है, अगर ये याद ना रहे तो सिर्फ इतना याद रख सकते हैं, हिमस्खलन में जो बर्फ के टुकड़े होते हैं पहाड़ों में, जो चट्टान और मिट्टियों के साथ में नीचे की तरफ आने लगते हैं, उससे काफी ज्यादा जान माल का नुकसान होता है। बाढ़ को पढ़ते हैं। देखो, बाढ़ भारत में भी काफी तबाही लाती है और एक नियमित घटना है। जब भी मानसून चालू होता है भारत में, तो अपन देखते हैं कि असम, बिहार, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं प्रभावित होते हैं। लगभग प्रतिवर्ष देश का एक अन्य भाग बाढ़ से ग्रसित होता है। बाढ़ भूमि पर पानी का एक अति प्रवाह है, जो कि आमतौर पर सूखा होता है। अब देखो, पानी अगर अत्यधिक मात्रा पर में बढ़ जाए कहीं पर, तो वो बाढ़ का कारण बनता है। बाढ़ के कारण आसपास के जो तालाब होते हैं, झील, नदी आदि जल स्रोत आदि पानी से भर जाते हैं और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय आपदा को निम्न शब्दों में परिभाषित करते हैं। देखो, बाढ़ की परिभाषा क्या दी गई है गृह मंत्रालय के द्वारा, तो वो देखते हैं। बाढ़ अस्थायी तौर पर क्षेत्रों में आप्लावन की स्थिति है, जो कि जलाशयों कोमा नदियों के तटीय बांधों के टूटने के कारण होती है। आप्लावन का क्या मतलब है कि एक सीमा के ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा अगर किसी क्षेत्र में पानी अगर हो जाता है, तो वो बाढ़ का कारण बन जाता है। मूसलाधार बारिश, उच्च हवाएं, आंधियां, सुनामी, हिमपात, चक्रवात, तूफानी लहर और बांध फटने से बाढ़ आती है। 6 घंटों में मूसलाधार वर्षा की शुरुआत होने से बाढ़ को आकस्मिक बाढ़ कहा जाता है। कई बार बादल फटने के कारण भी बाढ़ें आ जाती है। भारत का मौसम विज्ञान संगठन पहले ही चेतावनी दे देता है कि यहाँ पर तेज बरसात होने वाली है, कृपया करके सावधानी बरतना। ठीक है, तो
इससे कि जान माल का काफी कम नुकसान होता है। अत्यधिक तापमान या उष्ण उष्म लहर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एक्सट्रीम टेम्परेचर हीट वेव। अब देखो, जैसे कि दिल्ली के अंदर काफी गर्मी पड़ती है तो लू भी चलती है, गर्म हवा चलती है, उससे कि मतलब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, कई बार चक्कर आने लगते हैं, तो वो भी एक प्रकार की आपदा है जो कि ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, अथवा समर में आप राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाते हैं। तो उष्ण लहर अथवा गर्म लहर, इसको हीट वेव भी कहते हैं, लंबे समय तक मौसम में सामान्य जलवायु परिस्थितियों में निश्चित क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान पैदा करती है। इसकी सीमा से बाहर की उष्णता मानव शरीर को मारती है। अब देखो, हम हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एक निश्चित टेम्परेचर को सह सकता है, अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो फिर शरीर भी जवाब दे देता है। वातावरणीय स्थितियां, खराब गुणवत्ता की हवा उष्ण संबंधित बीमारियों को बढ़ावा देती है। अब गर्मियों के अंदर तरह तरह की बीमारियां भी आ जाती हैं, ठीक है। एक बड़े मेन में अचानक चलने वाली अत्यधिक शीतलहर अचानक भी हो सकती है और लंबे समय तक भी रह सकती है, ठीक है। तो जैसे कि अत्यधिक तापमान अगर कहीं पे आता है, ठीक है, तो देखो काफी ज्यादा नुकसान वहां पर पहुंच सकता है। देखो, अत्यधिक तापमान, इसमें बस ये इतना याद रखना कि जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अंदर ग्रीष्म ऋतु में जो हीट वेव चलती है, जो उष्म लहर चलती है, उससे काफी ज्यादा नुकसान होता है, शरीर का भी नुकसान होता है, तरह तरह की बीमारियां घेर लेती है इंसान को, बस इतना याद रखिए आप। फिर सूखा देखते हैं अपन। सूखा की क्या परिभाषा है कि एक साल अथवा एक साल से ज्यादा अगर बरसात के पानी की निरंतरता नहीं बनी रहती तो उस क्षेत्र में सांख्यिकीय उत्परिवर्तन आता है। मैंने क्या कहा कि अगर किसी इलाके के अंदर एक साल अथवा एक साल से ज्यादा बरसात नहीं हुई तो वह क्षेत्र, उस क्षेत्र में सांख्यिकीय परिवर्तन आता है। सांख्यिकीय परिवर्तन क्या होता है? जैसे कि कहीं पर सूखा आया है ना, तो वहां पर जानवरों के लिए चारा नहीं बचेगा और उस गांव के तालाब सूख जाएंगे, कुंड सूख जाएंगे, ठीक है, जलाशय सूख जाएंगे और लोगों की आजीविका भी खत्म हो जाएगी। अब देखो, जानवरों को चारा नहीं मिलेगा तो जानवर भी मरने लगेंगे, वो दूध नहीं देंगे, ठीक है। और गांव वाले अक्सर अपने पशुओं पर ही तो निर्भर रहते हैं, तो उनके आजीविका भी खतरे में इससे पड़ जाएगी। और देखो, लोगों का विस्थापन भी होता है, जैसे कि राजस्थान के अंदर साल 2002 के आसपास काफी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान में सन 2002 के आसपास काफी भयंकर सूखा आया था। उससे क्या हुआ कि मतलब जो गांव के लोग थे वो जयपुर की तरफ आने लग गए, क्योंकि जयपुर में उनको रोजगार भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा, ठीक है। तो सूखा के कारण काफी ज्यादा जनजीवन है वो प्रभावित होता है। अब देखो, कहीं पे सूखा है तो वहां पर अपन सिंचाई नहीं कर सकते हैं, पानी भी नहीं रहेगा, ठीक है। सूखा क्यों आता है? सूखा कई बार तो प्रकृति की तरफ से आता है, कई बार इंसान भी इसमें जिम्मेदार होते हैं। कई बार अपर्याप्त जल प्रबंधन की तकनीकें हम अपनाते हैं, जैसे कि मतलब अगर हमारे पास में अगर पानी की व्यवस्था है तो हम उस पानी की इज्जत नहीं करते, उस पानी का सदुपयोग नहीं करते हैं। पानी की कीमत तो आप उस इंसान से पूछो जो इंसान रोज 5 किलोमीटर जाता है पानी के घड़े अपने सर पर लिए हुए, और एक एक बूंद उन लोगों के लिए कीमती है, ठीक है। तो अक्सर देखा जाता है काफी लोग पानी की बर्बादी करते हैं, ठीक है। अपने को ऐसा नहीं करना है। पानी एक बहुत ही प्रीसियस एक रिसोर्स है, बहुत ही बहुमूल्य एक संसाधन है, ठीक है। तो कई बार तो ये अपर्याप्त जल प्रबंधन तकनीकों के कारण आता है, कई बार सरकारों की भी लापरवाही इसके अंदर होती है। देखो, सूखा के कारण पहली बात तो कौन कौन प्रभावित होता है वो याद रखना। पौधे प्रभावित होते हैं, पशु पक्षी प्रभावित होते हैं और मानव जाति प्रभावित होते हैं। क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं वो देखते हैं। खाद्य असुरक्षा, ये असुरक्षा लिखी हुई है, फूड इनसिक्योरिटी, खाना खत्म हो जाएगा, ठीक है। अकाल पड़ सकता है, सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होगी, लोग फसल नहीं कर पाएंगे। कुपोषण से ग्रसित हो जाएंगे, यानी कि लोगों के शरीरों के अंदर पोषक तत्वों की कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। महामारी और विस्थापन का मतलब होता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगेंगे, जैसे कि राजस्थान के लोग सन 2002 के आसपास आए भयंकर सूखे के कारण शहरों की तरफ जाने लग गए थे। अब नेक्स्ट प्राकृतिक आपदा पढ़ते हैं,
दावानल, जिसको अपन कहते हैं वाइल्ड फायर। तो देखो कई बार क्या होता है कि जंगलों के अंदर आग लग जाती है, ये इंसानों के कारण भी लग जाती है और प्राकृतिक कारणों की वजह से भी लग जाती है। प्राकृतिक कारणों से कैसे लगती है कि जैसे कि बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ना, काफी तेज हवाएं चलती है तो आपस में टकराते हैं, वो पेड़ है वो आपस में टकराते हैं, घर्षण की क्रिया होती है और उसके बाद में पेड़ पौधों में आग लग जाती है। कई बार दोस्तों इंसानों की लापरवाही से भी पूरा जंगल तबाह हो सकता है। जैसे किसी ने जलती हुई बीड़ी फेंक दी, जलती हुई सिगरेट फेंक दी, तो उसके कारण से भी आग लग जाती है। इन आगों की वजह से, ठीक है, वहां जंगलों के जानवर मर जाते हैं और इंसान प्रभावित होते हैं और लगातार जंगल जलता रहता है। जैसे कि कुछ सालों पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगल जले थे दोस्तों, काफी सारे जानवर मर गए और काफी जानवर विलुप्त भी हो गए। ठीक है, अब तो वहां पर स्थिति है वो सामान्य बन रही है, नए पेड़ उग रहे हैं क्योंकि पोषक तत्व तो जमीन के अंदर ही रहते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो जंगल वाली तबाही थी, ठीक है, उसको भूला नहीं जा सकता है क्योंकि बहुत ही दुर्लभ प्रकार की वनस्पति या दुर्लभ प्रकार की जंतु जानवर उसमें खत्म हो गए थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं चक्रवात और तूफानी लहर। देखो चक्रवात कब बनता है? जब समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और जो वायु दाब होता है वो कम हो जाता है ना। चक्रवात के बनने के लिए स्थितियां याद रखना कि समुद्र के सतह का तापमान, पानी का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा और समुद्र के ऊपर कम वायुमंडलीय दाब बनेगा जिससे कि चक्रवात का जन्म होता है। ये याद रखिए आप। तो चक्रवात के कारण क्या होता है? बहुत ही मूसलाधार बारिश होती है तटों पर और उन स्थानों पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो चक्रवात के कारण ही तूफानी लहर आती है और तटीय इलाकों को प्रभावित करती है, इससे कि काफी ज्यादा जनधन और ये जानवर, पेड़ पौधे ये खत्म हो जाते हैं। महामारी पढ़ते हैं अपन, जैसे कि कोरोना, कोविड-19, ठीक है, जो कि चीन से फैला पूरी दुनिया के अंदर। तो ये जो एपिडेमिक शब्द है इसको महामारी कहते हैं। अब देखो दो शब्दों से मिलकर मिला हुआ है, एक तो एपिक और एक डेमोस। डेमोस का मतलब होता है लोग, है ना, और एपिक का मतलब होता है बहुत बड़े क्षेत्र में, यानी कि किसी एक क्षेत्र विशेष में काफी लोग अगर प्रभावित हो जाएं तो वह महामारी का कारण बनता है। देखो किसी भी अगर क्षेत्र में कोई बीमारी फैल रही है तो सरकार अगर उस पर कंट्रोल करती है तो महामारी नहीं बनती है, वो स्थानिक बीमारी होती है। जैसे कि कहीं पर मलेरिया फैला, कहीं पर अगर टीबी फैला, सरकार कंट्रोल कर लेती तो वह महामारी का रूप नहीं लेती है। लेकिन दोस्तों अगर उस स्थान पर पहले 50 लोग बीमार हुए, फिर 500 लोग हुए, फिर 1000 लोग हुए, पूरे 10,000 हुए, 50,000, 50 लाख, ऐसे पूरी दुनिया के अंदर वो बीमारी अगर फैल जाती है तो स्थानिक बीमारी ही महामारी का रूप ले लेती है, जैसे कि कोविड-19। ठीक है, कौन कौन से रोग हो सकते हैं महामारी के अंदर? हेपेटाइटिस, टाइफाइड, डिफ्थीरिया, मलेरिया, कोलेरा, इन्फ्लुएंजा, ये वायरस के कारण फैलता है। फिर त्वचा रोग, खाद्य विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग आदि महामारी के कारण बन सकते हैं। ठीक है, सॉरी, आदि महामारी के अंतर्गत आती हैं। अब देखो किसी स्थान पर अगर लोग काफी ज्यादा नशे करते हैं, ठीक है, और नशीली दवाओं का सेवन करते हैं तो उस क्षेत्र के जो आसपास के लोग हैं वो भी प्रभावित होते हैं, वह भी एक प्रकार की महामारी का रूप ले लेती है। तो अब मानव निर्मित आपदाएं, ये मतलब वर्गीकरण का दूसरा तरीका देख लेते हैं, मानव निर्मित आपदाएं। देखो इंसान ने काफी ज्यादा विकास कर लिया है, कई बार पर्यावरण की अनदेखी करते हुए वह लापरवाही करता है। ठीक है, वह एक संधारणीय तरीके से, एक सस्टेनेबल वे में विकास नहीं करता, उसकी वजह से आपदाएं आ जाती हैं। तो पहली जो आपदा है वह जटिल आपात अथवा संघर्ष, जैसे कि दोस्तों जो युद्ध होते हैं, है ना, विस्थापित समस्या, जैसे कि एक देश के अंदर युद्ध हो रहे हैं, है ना, जैसे कि अपन एग्जांपल है हाल फिलहाल का, तो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। जो यूक्रेन के लोग हैं वो आसपास के इलाकों में जैसे कि स्वीडन में, फिनलैंड में, इंग्लैंड में, ठीक है, पोलैंड में, यहाँ पर चले गए हैं और कुछ लोग तो कैंप के अंदर भी रह रहे हैं। तो जटिल आपात स्थितियां अथवा संघर्ष की स्थिति में विस्थापन होता है, युद्ध होते हैं, वहां पर खाद्य संकट आ जाता है, शरणार्थियों की समस्याएं आ जाती है, जल संकट आ जाता है, कई बार भूखमरी और अकाल भी पैदा हो जाता है।
तो यह याद रखना है, जटिल आपात स्थितियों में यह मानव के कारण आती है। दूसरा है फेमाइन। खाद्य सुरक्षा आपदाएं जटिल आपदाएं जिसके बहुसंख्यक मूल कारण होते हैं। भयानक सूखा और संघर्ष खाद्य आपदाएं पैदा कर देते हैं, जबकि चिरकालिक खाद्य असुरक्षा अक्सर गरीबी को दर्शाती है। क्षण संकट, घरों की जटिल आर्थिक स्थितियां, विपन्नता, एड्स जैसी जो मानव निर्मित आपदाओं में अकाल भी शामिल होता है। ठीक है, कहीं पर अगर पानी का अच्छे तरह से अगर मैनेजमेंट नहीं किया गया है, कहीं पर अगर पानी का अच्छी तरह से मैनेजमेंट नहीं किया जाता, तो उन जगहों में अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने की वजह से क्या क्या होता है, उस इलाके के अंदर खाद्य संकट आ जाता है, खाने की समस्याएं पैदा हो जाती है, कुपोषण पैदा हो जाता है। ठीक है, लोग हैं वो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं अकाल की स्थिति में। और जब अकाल पड़ता है किसी इलाके में, तो वहां की जो विशाल जनसंख्या है वो दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो जाती है। मानव निर्मित आपदा में एक ये भी है, विस्थापित आबादी, डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन। अब देखो, इंसान दूसरी जगहों पे चले जाते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग हैं वो अपने गांव को छोड़कर शहरों की तरफ आ जाते हैं। तो शहरों में तो निश्चित जगह होती है, ठीक है, पानी भी और खाना भी निश्चित मात्रा में ही होता है, लेकिन लोग आ जाते हैं तो दबाव पड़ता है शहर के संसाधनों पर। तो विस्थापित आबादी भी एक प्रकार की आपदा ही है। ठीक है, इसके अंदर विस्थापित आबादी अपने निवास स्थान को छोड़ती है। इसका कारण अचानक हुई कोई प्रभाव होता है, जैसे कि भूकंप या बाढ़, संघर्ष या भय। अब देखो, इंसान अपना घर, अपनी जमीन, अपना गांव क्यों छोड़ता है? क्योंकि कई बार तो भूकंप या बाढ़ स्थिति आ जाती है, कई बार मतलब किसी इलाके के साथ में संघर्ष होता है, तो भी इंसान अपना गांव शहर छोड़ देता है। और भय, डर के कारण भी इंसान है वो छोड़ देता है। विस्थापित हुई आबादी में घर वापसी की आज्ञा होती है। ठीक है, यानी कि स्थिति अगर नॉर्मल हो जाए तो घर वापस आ सकते हैं इंसान। प्रव्रजन और विस्थापन एक दूसरे से आंतरिक तौर पर संबंधित है, फिर भी इन दोनों में अंतर होता है। विस्थापित आबादी देश में अथवा सीमाओं के आर पार से शरणार्थियों में प्रव्रजन से संबंधित है। देखो, कई बार क्या होता है कि पड़ोसी देशों से, पड़ोसी मुल्कों से भी किसी देश के अंदर अवैध रूप से, इलीगल रूप से नागरिक आ जाते हैं। जैसे कि भारत में अवैध रूप से म्यांमार से और बांग्लादेश से काफी ज्यादा जो नागरिक हैं वो आ चुके हैं। भारत सरकार ने नियम भी बनाए हैं उनके लिए। लेकिन आप ये जानो कि किसी एक देश के अंदर मतलब एक निश्चित जमीन है, ठीक है, राशन पानी निश्चित है, ठीक है, और वहां पर संसाधन निश्चित है। तो वहां अगर दूसरे देशों के नागरिक अगर गैर कानूनी रूप से बसने लग जाएंगे, तो उस देश के संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है, उस देश की संस्कृति नष्ट हो सकती है। तो विस्थापित आबादी भी एक प्रकार की आपदा का कारण ही बनती है। देखो, विस्थापित आबादी का ख्याल कौन रखता है? संयुक्त राष्ट्र रखता है ना, संयुक्त राष्ट्र रखता है। ये आपको बस इसमें 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। यातायात दुर्घटना में पढ़ लेते हैं। तकनीकी तौर पर यातायात दुर्घटनाएं मशीनी यातायात के साधनों के कारण से होती हैं। जैसे कि दोस्तों, अभी जो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, वो सब क्या था? यातायात का दुर्घटना ही था, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट था वो। इसमें वायु दुर्घटनाएं भी शामिल हो सकती है, जैसे कि एरोप्लेन का क्रैश हो जाना, हवाई जहाज का मतलब बिखर जाना आसमान के अंदर, जहाजों का टूट जाना, ठीक है, या डूब जाना, रेल दुर्घटनाएं, मोटर संसाधन जैसे कि कार का एक्सीडेंट, बाइक्स का, ठीक है, और अपने व्हीकल का एक्सीडेंट, वो सब यातायात दुर्घटनाओं के अंदर आ जाएगा। अब देखो, भारत सरकार ने यातायात दुर्घटना को रोकने के लिए समय समय पर कई कानून नियम बनाए हैं। औद्योगिक दुर्घटनाओं में क्या याद रखना है? इन दुर्घटनाओं में रासायनिक विस्फोट शामिल होता है। देखो, किसी भी फैक्ट्री के अंदर, जैसे कि आपको मैं बताऊं, जैसे कि जो भोपाल गैस कांड था जो कि 1984 के अंदर हुआ, ठीक है, भोपाल गैस प्लांट में दोस्तों एक कीटनाशक का निर्माण होता था, और उस कीटनाशक को बनाने के लिए एक गैस की आवश्यकता होती थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको आप मिक बोलते हैं। तो वह गैस रातों रात उस प्लांट से लीक हो गई, और उस गैस को रोका नहीं जा सका कंपनी के अधिकारियों के द्वारा और स्थानीय प्रशासन के द्वारा। और भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, रातों रात हजारों लोग वहां पर काल के ग्रास में समा गए अथवा मर गए। तो इस प्रकार की जो आपदाएं होती है जो औद्योगिक में होती हैं, तो वो औद्योगिक घटनाएं कहलाती हैं। परमाणु की विस्फोट,
खदानों की दुर्घटनाएं। अब जैसे कि जो तांबे की खानें होती है, जिंक की खानें, एल्यूमिनियम की, लोहे की खानें, ठीक है, तो खान कैसे बनती है? धरती के अंदर आदमी जाते हैं, ठीक है, जिलेटिन की छड़े वगैरह या अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर के, और फिर ब्लास्टिंग करते हैं तो पत्थर के जो टुकड़े होते हैं बड़े बड़े, वो बिखर जाते हैं, ठीक है। तभी तो जमीन के अंदर टनल तैयार की जाती है, रास्ता तैयार किया जाता है, ताकि खनिजों की प्राप्ति हो सके। जैसे कि जो कई बार तांबे की जो खानें हैं जहां पर कॉपर निकाला जाता है, वहां पर दुर्घटनाएं हो जाती है, ब्लास्टिंग के टाइम पर काफी ज्यादा मजदूर मर जाते हैं। जैसे कि पत्थर गिर गए ऊपर से ही तो मर गए। अब जमीन के अंदर मजदूर है, वो ब्लास्टिंग का काम कर रहा है, ठीक है, पत्थर अगर गिर गए तो मर गए। ये सब भी औद्योगिक दुर्घटनाएं होती हैं। इसके अलावा अगर उद्योगों से कोई विषैला पदार्थ निकल जाता है, काफी ज्यादा नुकसान वहां पे होता है। वहां पर आसपास की पर्यावरण की अवनति होती है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, और जैविक प्रदूषण का कारण बनता है। तो प्राकृतिक और पर्यावरणीय स्रोतों का कुप्रबंधन भी उन दुर्घटनाओं से जुड़ा हुआ है। देखो, अमल बरसात जो कि मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंट के अंदर क्यों क्यों बनता है ना, क्यों बनता है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं अमल वर्षा क्या होती है। जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड अगर पानी के साथ में क्रिया कर लेते हैं, ठीक है, तो दोस्तों किसका निर्माण होता है? सल्फर से तो हो जाएगा। जब सल्फर पानी के साथ में मिलेगा तो बन जाएगा H2SO4, गंधक का तेजाब। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अगर पानी के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो बन जाएगा HNO3, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो ये आसमान के अंदर बन जाते हैं, क्योंकि आसमान के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड भी रहती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी रहते हैं, और पानी तो रहता ही है, ठीक है, आर्द्रता के रूप में, नमी के रूप में। तो आसमान के अंदर अधिक प्रदूषण के कारण गंधक का तेजाब बन जाता है, नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। जब वह बरसात के थ्रू धरती पर आता है तो पेड़ पौधों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, इंसानों को भी नुकसान पहुंचता है। अब देखो, अमल बरसात का एक मैं आपको नुकसान बता दूं। आगरा के अंदर जो ताजमहल बना हुआ है, ठीक है, इस पर अमल बरसात से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। सफेद संगमरमर का पत्थर ये पीला पड़ रहा था। तो भारत सरकार ने ताजमहल को बचाने के लिए, ताजमहल को अमल बरसात से बचाने के लिए, क्योंकि मथुरा और इनके आसपास आगरा में काफी ज्यादा तेल रिफाइनरियां हैं, काफी सारे उद्योग धंधे हैं, जिनकी चिमनियों से सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, और वो पानी के साथ में अभिक्रिया करके गंधक का तेजाब और नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। बरसात के थ्रू वो जमीनों पे आ जाते हैं, पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं, जंतु जानवर खत्म हो जाते हैं, और जो इमारतें होती हैं, ऐतिहासिक इमारतें, उनका नुकसान होता है। तो भारत सरकार ने ताजमहल को बचाने के लिए ताज ट्रेपीजियम जोन का एक निर्माण कर रखा है। ताज ट्रेपीजियम जोन का क्या मतलब है? कि वहां पर किसी प्रकार का कोई उद्योग धंधा नहीं होगा, और विशेषतः ऐसा उद्योग तो बिल्कुल नहीं हो सकता जिसकी चिमनियों से सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। तो ये अम्ल वर्षा भी एक मानव निर्मित आपदा है। अब देखो, लास्ट वाला पॉइंट अपन कंप्लीट कर लेते हैं। आपदाओं का अल्प वर्गीकरण, ये हमारा तीसरा टाइप है, ठीक है, आपदाओं में। तो विश्व भर में आपदाएं उत्थान पर है, यानी कि उनकी आवृत्ति और उनकी बारंबारता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि बाढ़ें पहले कम आती थी, है ना, और आज के टाइम पर बाढ़ काफ़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि इंसान भी जिम्मेदार है, ठीक है, कुछ कुछ हदों तक सरकारें भी जिम्मेदार हैं, और कुछ हद तक क्लाइमेट चेंज अथवा जलवायु परिवर्तन भी बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। तो आज के टाइम पर आपदाएं बार बार आती है, जैसे कि दिल्ली में भूकंप के झटके अब बार बार आने लगे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि आवृत्ति भी बढ़ रही है और बारंबारता भी बढ़ रही है, ठीक है। आपदाओं की पुनरावृत्ति मानव लापरवाही और मुख्य विकास के कुछ अहम मुद्दों की अनदेखी की गवाही देते हैं। देखो, इंसान ने विकास तो कर लिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उसने शहर खड़े कर लिए, कंक्रीट के जंगल खड़े कर लिए, बहुत ज़्यादा पैसा भी उसने कमा लिया, लेकिन एक तरफ वो पर्यावरण की अनदेखी करता है, जिसका रिप्लाई प्रकृति करती रहती है समय समय पर। तो हमें अब भी सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रकृति के साथ में सामंजस्य करके और तालमेल करके ही हम रह सकते हैं। बात दृष्टिगत है कि आपदाओं से संबंधित सबसे विघटनकारी कारक अनिश्चितता, आघात और दुख उत्पन्न करते हैं। आपदाएं जान माल की हानि, संसाधनों के भय, उत्पादन क्षमता में ह्रास और आर्थिक क्रियाओं के व्यवधान का कारण बनती है। इसके अतिरिक्त आपदाएं विकास प्रक्रिया में प्रतिगामी प्रभाव डालती हैं, क्योंकि सीमित संसाधनों का हस्तांतरण बचाव, पुनर्वास और पुनर्निर्माण की गतिविधियों की ओर जाता है। आपदाओं को जटिल और यौगिक भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
यौगिक आपदा की व्याख्या एक प्रकार के खतरे के तौर पे की जाती है। उदाहरण के लिए अकाल, लोगों के विस्थापन है और नागरिक उन्नाव के कारण उत्पन्न होते हैं। राजनीतिक विघटन या राजनीतिक प्राधिकरण के विघटन को बढ़ावा देने के लिए आपदाएं जटिल आपदाएं कही जा सकती हैं। इन आपदाओं की समस्या मूलतः राजनीतिक प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए राहत वितरण में होने वाले सांप्रदायिक भेदभाव या पक्षपात। अब देखो यहां पर क्या समझना है, आपदाओं का अल्प वर्गीकरण है। हमने दो वर्गीकरण तो पढ़ लिए हैं, यहां पर कौन से प्रकार का वर्गीकरण है। देखो कहीं पर अगर मतलब बाढ़ आ गई, ठीक है, या कहीं पर सूखा पड़ गया, तो सरकारों की जिम्मेदारी हो जाती है कि उन स्थानों के लोगों को राशन पानी है वो दिया जाए हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से, ठीक है, सेना पुलिस के माध्यम से और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से लोगों की जो राशन पानी है वो पहुंचाया जाता है। लेकिन दोस्तों कई बार भेदभाव हो जाता है, ठीक है, कई बार कुछ लोगों को राशन पानी नहीं मिल पाता है, कुछ लोगों को मिल जाता है, तो वो भी अपन एक समस्या के तौर पे कह सकते हैं। और जो सांप्रदायिक घटनाएं होती है समाज के अंदर, सांप्रदायिक घटनाएं, ये भी तो एक प्रकार की आपदा है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ अपने को ऐसा लिखना है कि आपदाओं के आने के बाद में, ठीक है, उस क्षेत्र का विकास रुक जाता है, ठीक है, वहां पर आर्थिक विकास नहीं हो पाता है और कुछ यौगिक आपदाएं आती हैं। एक आपदा के साथ में एक और आपदा आ जाती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जैसे कि उत्तराखंड में काफी समय पहले वहां पर पानी है काफी ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है, बाढ़ आ गई थी काफी ज्यादा उत्तराखंड में। तो दोस्तों काफी ज्यादा लोग मर गए, ठीक है। तो लोगों के मरने के बाद में जो वहां पर खाद्यान्न सामग्री है उसकी कमी होने लगी, साथ में बीमारियां भी फैलने लगी। तो एक आपदा से अगर दूसरी आपदा का जन्म हो जाए, ये यौगिक आपदाएं कहलाती हैं। और कई बार भेदभाव भी होता है, जैसे राशन सामग्री के वितरण में कई प्रकार का भेदभाव होता है, तो वो भी एक प्रकार की समस्या है। आपदाओं के अल्प वर्गीकरण में हमें बस इतना लिखना है, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें अपन ने 3 प्रकार के वर्गीकरण देखे, वापस से एक बार रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था इस चैप्टर में, आपदा का अर्थ बताया, आपदा क्या होती है। उसके बाद में मैंने आपको फ्रेंच भाषा के शब्द डीईएस प्लस आस्ट्र बताया, जिसमें डीईएस का मतलब था बैड अथवा बुरा और आस्ट्र का मतलब था स्टार। इंसान ऐसे मानता था कि मतलब पृथ्वी के ग्रहों के कारण, ग्रहों की चाल में परिवर्तन के कारण आपदाएं आती हैं। उसके बाद में हमने प्रभाव पढ़े, प्रभाव में इंसान की जान माल की क्षति पर, पर्यावरण के नुकसान पर और जंतु जानवरों के नुकसान के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने नेगेटिव पहलू पढ़े और सकारात्मक पहलू भी पढ़े। आपदाओं के प्रकार में पहले टाइप में हमने पढ़ा कि पहला प्रकार का जो वर्गीकरण था उसमें टोटल 5 पॉइंट थे, है ना। पहला देख लेते हैं, जल व जलवायु संबंधित आपदाएं, ठीक है। और फिर हमने भौगोलिक संबंधित आपदाएं, दूसरा टाइप था। फिर रासायनिक, औद्योगिक और परमाणुक आपदाएं, फिर दुर्घटना संबंधित आपदाएं, फिर जैविक आपदाएं। ये आपदाओं के पहले वर्गीकरण में था। तो पहले वर्गीकरण में 5 पॉइंट याद रखने हैं। फिर दूसरे पॉइंट में हमें प्राकृतिक आपदाएं और मानव जनित आपदाएं वो याद रखनी है। कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं, कौन कौन सी मानव जनित वर्गीकरण में हमने तीसरा देखा आपदाओं का अल्प वर्गीकरण, जिसमें हमने जाना कि यौगिक आपदाएं भी होती हैं। एक आपदा के बाद में दूसरी आपदा आ जाना, जैसे कि किसी शहर के अंदर, जैसे कि भोपाल गैस कांड हुआ था, काफी ज्यादा लाशें हैं वो सरकार ने इधर उधर मतलब उनका सेटलमेंट किया था। और कई बार कहीं पर बाढ़ आ जाती है तो जानवरों की लाशें और जो पेड़ पौधे, इंसानों की जो लाशें हैं वो ऐसे ही रखी रहती हैं, युद्ध हो जाते हैं वहाँ। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी ज़्यादा करोड़ों लोग मर गए थे। ऐसा बताते हैं कि 8 या 10 करोड़ के आसपास लोग खत्म हुए थे विश्व युद्धों में। तो जैसे लाश अगर किसी स्थान पे पड़ी रहती है तो वो दुर्गंध का कारण बनती है, उसके कारण से काफ़ी ज़्यादा आसपास क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हैं वो फैल जाती हैं। तो यौगिक आपदाएं इसके अंदर लिख लेना है। फिर हमें निष्कर्ष भी पढ़ लेना है, ठीक है। निष्कर्ष पढ़ता हूँ मैं। अधिकतर आपदाएं जो हमारे समाज पर प्रभाव डालती हैं अक्सर दो या दो से अधिक आपदाओं का योग होती है। उदाहरण के लिए भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट एक औद्योगिक दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। सूखा, अकाल भूखमरी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। देखो सूखा, अकाल, भूखमरी को प्रोत्साहित कौन कर सकता है, ठीक है, ये भूकंप वगैरह।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कुछ नई आपदाओं का भी विकास हुआ, जैसे कि सामाजिक हिंसा में वृद्धि हुई। बहुत सारे देशों और बहुत ज़्यादा समुदायों पर इसका प्रभाव पड़ता है। अपहरण, किडनैपिंग, ये भी एक प्रकार की आपदा होती है। आतंकवाद, देखो, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इनसे पहले प्राकृतिक आपदाएं काफी आती थी। अपहरण, आतंकवाद, संघर्ष, नागरिक विद्रोह, नरजातीय संघर्ष, जिसमें एक जनजाति के द्वारा दूसरे जनजाति को खत्म कर दिया जाता था। इस प्रकार की जो समस्या है वो पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ही आई है, और ये संपूर्ण जगत में बहुत आम हो चुका है। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र पर पिछड़ी स्थितियों में घिरे समाज के लिए उनकी सरकारों पर असहनीय दबाव की तरह। अब देखो, पहले तो प्राकृतिक आपदा से ही सरकारें नहीं झेल पाती थी। कहीं पर भूकंप आ गया तो उसके कारण से एक देश को सालों लग जाते थे डेवलप होने के लिए, क्योंकि रेल की पटरियाँ उखड़ जाएंगी, रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर बिल्डिंग्स ढह जाएंगी। ठीक है, सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो खत्म हो जाएगा, है ना, अस्पताल खत्म हो जाएंगे, यूनिवर्सिटीज खत्म हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, ये तो था ही प्राकृतिक वजह। आज के टाइम पर अलग अलग प्रकार की समस्याएं भी हमारे समाज में बनी हुई है, जैसे कि आतंकवाद, नरजातीय संघर्ष, लड़ाई दंगे, ये सब समस्याएं सरकारों पर दबाव बनाती है। हालांकि बहुत सारी समस्याओं के लिए सरकार ने रणनीतियां बना ली हैं किस तरह से टैकल करना है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है।